नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 जून और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र है। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, वहाँ पर आप जाएँगे और क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। और बहुत दिन हो गया, 2-3 दिन से मैं डीएनए नहीं ले पा रहा था, किसी व्यक्तिगत कारणों से कहीं बिजी था मैं। और कल संडे था, वैसे भी संडे को टेस्ट नहीं होता है, सबको पता है। और जिन लोगों को टेस्ट ज्वाइन करना हो, डीएनए का मंथली टेस्ट होता है, शाम को 8:30 बजे टेस्ट होता है, विथ पीडीएफ भी मिलेगा उनको। तो ये संस्थान का नंबर है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट आ गया है। मैंने पहले भी आप लोगों से आने से पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि आप लोगों को भरपूर समय मिलेगा और अच्छा खासा समय मिला है, 4 महीने के आसपास का समय मिला हुआ है आप लोगों को। तो उसको एकदम पॉजिटिव वे से लेके चलिए, क्योंकि यूपीएससी को छोड़ के बाकी कोई ऐसी परीक्षाएं नहीं है जो नियत समय पर हो पाएंगी। यूपीएससी है ना, हाई कोर्ट जाने का लफड़ा होता है ना सुप्रीम कोर्ट जाने का लफड़ा होता है उसकी परीक्षाओं में। बाकी हर स्टेट की परीक्षाओं में आप देख चुके हैं क्या स्थिति है। ठीक है, बस मैं कहना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ आप लोगों को। आप देखते ही होंगे, यूपी की परीक्षाएं हो चाहे कहीं की किसी भी स्टेट की परीक्षा, हर स्टेट का वही हाल है। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझेंगे। हमेशा तो कहता ही रहता हूं मैं, आप लोग भी कहते होंगे सर कितनी बार एक ही बात को कहेंगे। तो जो सच्चाई है मैं बोल देता हूं, मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है। और ये दिए गए संस्थान का नंबर है। जितना मैं डीएनए पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर के आएंगे और आप लोग को सब मिल जाएंगे उसमें से। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने से मैं लगातार डीएनए आप लोग को दे रहा हूँ और पूरा अप्रैल मई पूरा डीएनए आप लोग को दिया गया है। और जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो लोग डीएनए पढ़ रहे हैं, उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ रहा है और मैं 100% श्योर हूँ कि उनका एकदम सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। और ये प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड बैच के लेके चलते हैं हम लोग हैं डीएनए का जो भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो हर लड़का पढ़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब लोग पढ़ते हैं। वो जो ट्रेडिशनल है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिशनल के साथ करंट जो अपडेशन है वो भी पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इतना लंबा चौड़ा मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आज के टॉपिक पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं। समय मिला है, कोरोना है, हम लोग आपकी ज़िंदगी में तो इतने सालों से कोरोना होगा, क्योंकि घर में ही सभी लोग रह के तैयारी ही करते थे, कहीं घूमने तो आप लोग जाते भी नहीं थे। तो उसको पॉजिटिव वे से लीजिए और तैयारी कीजिए। आप लोग समय मिला है, समय का सदुपयोग कीजिए, आप भी कीजिए और हम भी करेंगे, दोनों लोग मिल के करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक पे, कोहाला जल विद्युत परियोजना। कोहाला, देखते हैं क्या है ये कोहाला जल विद्युत परियोजना। चीन भारत की आपत्ति के बावजूद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1124 मेगावाट वाली कोहाला जल विद्युत परियोजना को स्थगित करने की योजना बना रहा है। चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर निर्मित किया जाएगा। चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर निर्मित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उपलब्ध कराना है। स्वतंत्र बिजली उत्पादक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीपी के क्षेत्र में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह एक बड़ा निवेश है। ठीक है, तो ये देखिए, कोहाला जल विद्युत परियोजना जो है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, जिसे पीओके कहते हैं, और मेगावाट वाली 1124 मेगावाट वाली कोहाला जल विद्युत परियोजना को स्थगित करने की योजना बना रहा है। और नदी भी बता दिया गया है कि झेलम नदी पर है, और परियोजना का उद्देश्य भी बता दिया गया है कि क्या परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, सभी लोग इससे परिचित होंगे। 3000 किलोमीटर लंबे सीपीईसी का उद्देश्य अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का उद्देश्य जो था, चीन तथा पाकिस्तान को रेल, सड़क और पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। यह गलियारा चीन के सिजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, तो चीन का जो सिजियांग प्रांत है उसको पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पीओके से होकर भी गुजरता है। जो पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उससे होकर गुजरता है, जिस पर भारत द्वारा लगातार यह कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि पीओके में वो आर्थिक
गलियारा भारत के संप्रभुता का हनन करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये फिगर के माध्यम से बताने का कोशिश किया गया। देखिए अरबियन सी है और यहाँ लिखा हुआ है कि मेजर न्यू इंडस्ट्रियल ई स्टेट क्लस्टर विल बी सेटअप अलोंग द न्यू ट्रेड कॉरिडोर। ठीक है, तो ये फिगर के माध्यम से सारा आपको बताने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। फिगर देख लीजिएगा आप लोग, वही फिगर को हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके लिख दिया गया है। अब हम देखिए कि भारत विरोध क्यों करता है चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान द्वारा चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान में एक बांध बनाने का मेगा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का विरोध भारत द्वारा किया गया था। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान के अवैध वाले कश्मीर में ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देना उचित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। इसके साथ ही साथ देखते हैं कि वन बेल्ट वन रोड जो है, ओबोर क्या है ये देखते हैं, सभी लोग इससे परिचित होंगे। वन बेल्ट वन रोड जो है चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के दिमाग की उपज है। एक महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास और वाणिज्यिक परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों में फैले कई देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। चीनी अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट ऑफ सेंचुरी के रूप में ओबोर लगभग 78 देशों में फैला हुआ है। 78 देश हैं। ओबोर एक ऐसी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों के बीच कनेक्टिविटी और सहयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। नए क्षेत्रों और विकास पहलों को शामिल करने के लिए ओबोर का दायरा वर्षों से विस्तारित हुआ है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान इन राष्ट्रों में स्थानीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश के कारण ओबोर के बारे में सकारात्मक हैं। प्रारंभिक रूप से वर्ष 2013 में एशिया और यूरोप से जुड़े प्राचीन सिल्क रूट को बहाल करने के उद्देश्य से घोषित किया गया था। नए क्षेत्रों और विकास पहल को शामिल करने के लिए इस परियोजनाओं का दायरा वर्षों से विस्तारित किया गया है। तो ये देखिए, ये फिगर के माध्यम से बताया गया कि न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो सड़क मार्ग है, ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए चीन के बीजिंग से होते हुए देख रहे हैं। ये देखिए ये कैसे 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 ये जा रहा है, जाके यहाँ पे इटली वेनिस जो दिया है वहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये फिगर के माध्यम से सब बताने की हिंदी में बताई दिया गया आप लोगों को। इस फिगर को आप लोग देख लीजिएगा। इस परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI भी कहा जाता है। इस परियोजना में रोडवेज, रेलवे, समुद्री बंदरगाह, बिजली ग्रिड, तेल और गैस पाइपलाइन और संबद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक बड़ा नेटवर्क बनाना शामिल है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया कि कोहाला जल विद्युत परियोजना, चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और वन बेल्ट वन परियोजना और चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का भारत विरोध क्यों कर रहा है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। सब बता दिया गया है कि कितने देशों से होकर गुजरेगा, कौन कौन से देश इसमें हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, सारा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। ठीक है, अब इसी के पैरेलल भारत द्वारा भी कुछ चलाया जा रहा है। हम चुप थोड़े बैठेंगे, वो खुरापात करेंगे तो हम भी तो कुछ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जिसे INSTC कहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत द्वारा उसके पैरेलल किया जा रहा है। एक 7200 किलोमीटर लंबी एक बहुमोड नेटवर्क जहाज, रेल और सड़क के बीच माल ले जाने के लिए मार्ग भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप को जोड़ने वाली परियोजना है। मार्ग में मुख्य रूप से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से भारत, ईरान और अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल है। गलियारे का उद्देश्य प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, मास्को, तेहरान, बाकू, अब्बास, ये कुछ अस्त्रखान नहीं होगा यहाँ पे, कुछ अस्त्रखान, बंदर, अंजलि आदि के व्यापार को संपर्क को बढ़ाना है। ये फिगर देख लीजिए, ये सारा फिगर में बता दिया गया है कि ये आपका जो है, देखिए मुंबई है आपका, ये देखिए मुंबई दिया हुआ है आपका, ये मुंबई हो गया, बंदर अब्बास हो गया, ईरान हो गया, बाकू हो गया, अस्त्रखान हो गया, मास्को हो गया, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। तो ये सही लिखा हुआ है जो लिखा हुआ, मुझे लगा हिंदी में कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सही लिखा हुआ है ये। मुंबई, मास्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर अंजलि आदि के व्यापार के संपर्क को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो ये भारत के द्वारा चलाया जा रहा है।
ये 7200 किलोमीटर लंबा है और जहाज़, रेल और सड़क तीनों परियोजनाओं द्वारा है। और कौन कौन से देश कैसे कैसे जाएंगे सब बता दिया गया है आपको। और मार्ग मुख्य रूप से जहाज़, रेल और सड़क के माध्यम से भारत, ईरान और अजरबैजान और रूस से माल ड्राइव शामिल है, ये भी बता दिया गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और गलियारे का प्रमुख उद्देश्य भी बता दिया गया है, कैसे कैसे क्या करना है। मुंबई है, मॉस्को है, तेहरान है। ये देखिए मुंबई है और मॉस्को है, तेहरान है। सारा डिटेल आप लोग को ये फिगर में दे दिया गया है जो मेन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई के बारे में देखते हैं। ये पहली बार है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, एफडीआई तो पढ़ा दिया, एफपीआई नहीं पढ़ाया था मैं। जून माह के पहले सप्ताह में इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भारी वृद्धि देखी गई है। एक ही सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में प्राप्त हुआ यह निवेश वर्ष 2020 में अब तक किसी माह में हुआ सबसे अधिक निवेश है। जून 2020 के पहले सप्ताह में 5 दिनों के व्यापार के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा लगभग 21,000 करोड़ रुपए के शेयर की खरीद की गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में हुई यह वृद्धि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जारी राइट इशू, कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री और वर्तमान महामारी के बीच भी बाजार के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच की वृद्धि को भी माना जाता है। इस दौरान ऑटोमोबाइल्स, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि क्या है ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। एफपीआई में निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत कंपनी के प्रबंधन, जिसमें उत्पादन और विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। एफपीआई के तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। एफपीआई का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे सेबी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यह है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसमें सब बता दिया गया है कि जून माह के पहले सप्ताह में इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भारी वृद्धि देखी गई है और एक ही सप्ताह में यह पीआई के रूप में प्राप्त हुआ यह निवेश जो है 2020 में अब तक के किसी माह में हुआ सबसे बड़ा निवेश है। और यह भी बताया कि जून 2020 के पहले सप्ताह में 5 दिनों के व्यापार के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा लगभग 21,000 करोड़ रुपये के शेयर की खरीद की गई है, जिसमें नाम भी सब दे दिया गया है आपको, किस किस सेक्टर में किया गया ये भी आपको बता दिया गया है, वृद्धि देखने को मिली है। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है ये भी मैंने बताया कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है या उसे ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। और ये सारा का सारा आपको डिटेल दे दिया गया है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखते हैं क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दाओस जो स्विट्जरलैंड में है में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को ए यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन विभिन्न वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहुहितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के लाखों युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध कराना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में क्लास शवाब के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है और यह संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। इसको आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर चुका हूँ इसको पढ़ा के मैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मैंने दे दिया है इसमें, ठीक है। देखिए कितने क्वेश्चंस द ग्रेट रीसेट के तहत दाओस और सम्मेलन का क्या नाम दिया गया है, क्या इसका काम है, किसने द्वारा किया गया था, स्थापना कब हुआ था, क्या है, ये सारा का सारा डिटेल आपको दे दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आखिर है क्या, ये गैर लाभकारी संगठन है, तो सब मैंने बता दिया है, इसमें पढ़ लीजिएगा आराम से। चौथा टॉपिक देखते हैं चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। देखिए ना चीन कितना खुरापात कर रहा है इस समय।
गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बीएडीपी के तहत चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 20 और 21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है। वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो 2019 और 20 में देख लीजिए 825 करोड़ रुपए थे और 20 और 21 में देख लीजिए 784 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कब कब कैसा कैसा है। अब हम बात करते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बीएडीपी क्या है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 के दौरान की गई थी। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिलों के 394 सीमा खंड शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक और आर्थिक खुशहाली और उन्हें कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सुविधाएं जो है सुलभ कराना है, जो इसका मेन उद्देश्य है। अब देखते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए क्या दिशा निर्देश हैं, ये भी देख लेते हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की 10%, जिसमें कुल धनराशि में से 78.4 करोड़, जैसे कि यहाँ बताया है मैंने आपको ना कि देखिए 784 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं 2020 और 21 में, उसी का 10% हो जाएगा 78.4 करोड़ रुपए धनराशि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही चीन से लगने वाली 3488 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। तो कब से प्रभावी है देख लीजिए। और हमारे देश की सीमा किससे सबसे ज़्यादा लगती है, सबको पता है, बांग्लादेश से लगती है। कितने किलोमीटर अगर लंबाई में बात करें तो सबको पता ही होगा। चीन से कितनी लगती है ये सब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, छोटी छोटी चीज़ें किसी पेपर में पूछ देता है। तो चीन से लगने वाली देखिए 3488 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा कब से प्रभावी है, 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी है। इन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव और कस्बों को सीमा सुरक्षा बलों द्वारा चिन्हित कर परियोजनाओं पर खर्च किया जाना है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शेष 80% धनराशि में से 255.28 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों जैसे 80% जो है 10% तो इसमें लगेगा, और 80% जो पैसा है पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में खर्च की जाएंगी। ठीक, तो ये इसको पूरा देख लीजिएगा आप लोग। और ये उद्देश्य देख लेते हैं, क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है। और संरचना विकास संबंधी यह परियोजना सीमावर्ती क्षेत्रों को आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ने में सहायक होगा। देश की सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच में एक सकारात्मक धारणा बनेगी। लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों तथा सैन्य उपकरणों को शीघ्रता से पहुंचाना है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जितना भी इसमें बताया हूँ, खास करके पहली बार पढ़ाया हो जो कोहाला जल विद्युत परियोजना है, इसका पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बताया हमने बताया उसको। सीपी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का भारत विरोध क्यों करता है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में एक बांध बनाने का मेगा कॉन्ट्रैक्ट लिए जाने का भारत ने विरोध किया था। और क्यों है, क्योंकि भारत का तर्क है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जो कश्मीर में ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देना उचित नहीं है। फिर मैंने ओबोर के बारे में पढ़ाया है, वन बेल्ट वन रोड कितने देशों से जाती है, सब कुछ डिटेल में बता दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा इसको। ये फिगर भी सारा बता दिया गया है, फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना हो तो, और आराम से इसको देख लीजिए कैसे 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 स्टार्ट हो रहा है। फिर ये भी बताया है कि इसके पैरेलल जैसे चीन ओबोर और चाहे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है, उसके पैरेलल भारत द्वारा भी अन्य देशों के साथ मिलकर एक योजना बनाई जा रही है जिसे नाम है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, जो INSTC कहते हैं, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं। पूरा डिटेल इसका भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग को, क्या उद्देश्य है ये भी पढ़ लीजिएगा, उद्देश्य भी यहाँ बताया गया है और ये फिगर के माध्यम से सब बताया गया है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बता दिया है, वृद्धि हुई है जून माह के पहले सप्ताह में, कैसे हुआ है, क्या है, कितने दिन में हुआ है, किस किस कंपनी में हुआ है और किस किस मतलब सेक्टर में देखने को मिला है, सब बता दिया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है ये भी मैंने पूरा डिटेल बताया आपको, इसको आराम से देख लीजिएगा। सेबी जो है, सेबी के बारे में भी पूरा डिटेल कई बार पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा आप लोग सेबी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है, कौन इसका जो भी है स्थापना क्या है, संस्था क्या है, कब हुआ था, किसने किया था, सब बता दिया हूँ। और 51वां शिखर सम्मेलन का बता दिया गया है, इसमें क्या थीम था ये भी बता दिया गया है। और ये भी चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास के लिए जो पैसा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। कितना इस साल आवंटित किया गया था, पिछले साल कितना आवंटित किया गया, कितना अधिक है, कितना, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या क्या पैमाना है, सारा पैमाना आपको बता दिया गया है। और ये भी बताया गया कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम आखिर है क्या, कितने राज्यों, कैसे कैसे है, सब बता दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश क्या है, 10% किस में खर्च किए जाएंगे, बाकी 80% किस में खर्च किए जाएंगे, कैसे कैसे, कहाँ है, पूर्वोत्तर में कितना है, कब से लागू होगा, कितने किलोमीटर तक ये सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ किया, ये भी बताया गया चीन से लगने वाली, और क्या इसका उद्देश्य, ये भी आपको बताने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए, मेरी तरफ से तो सारी कोशिश किया गया है, बाकी आप लोग कोशिश करिए, आराम से डीएनए को पढ़िए, और कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी का जैसे पेपर है, शायद 4 अक्टूबर को डेट आ गया है, समय बचा हुआ है, आज 8 जून है, समय है, अच्छा खासा समय है आप लोगों के पास, और इतने दिनों से पहले से भी आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, तो अभी समय है। जो नए लोग हैं वो लोग भी समय है उन लोगों के पास एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, तो जिनको जुड़ना है संस्थान से ये जुड़ सकते हैं। और जिनको संडे को टेस्ट देना हो या कोई भी स्टेट का टेस्ट देना हो, क्योंकि बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन साथ सुनने में आ रहा है किसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा। यूपीपीसीएस का ऑलरेडी पेपर का वो भी पोस्टपोन्ड हो गया, समय मिला है जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, और समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का भी पेपर होगा, खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर होगा। तो जो भी पेपर होने वाले हैं, जो भी टेस्ट ज्वाइन करना हो, ये संपर्क सूत्र दिया हुआ है, इस संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करिए, 8:30 बजे हम टेस्ट पेड ग्रुप मेंबर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।